हरे कृष्णा। आज हम लोग टेक्स्ट में एक बहुत छोटा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नाम है क्लबिंग ऑफ इनकम। क्या नाम है? क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब यह है कि हो सकता है कि वो इनकम लीगली किसी और को बिलोंग करती हो, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको टैक्सेबल किसी और के हाथ में करे। मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आप क्वालिफाई हो गए, आपकी बढ़िया जॉब लग गई, बढ़िया सैलरी आती है, प्लस मान लो आपके पास एक आधे एसेट और हैं। मान लो आपकी बैंक में भी एफडी है, उससे भी आपका ब्याज आता है। अब आपने क्या किया? आपने एक तरकीब लगाई। आपने सोचा कि आपके जो स्पाउस हैं उनकी कोई ज्यादा इनकम है नहीं। आपने बैंक की एफडी उनके नाम पे कर दी। मान लो अभी क्या था, आपको सैलरी मिला के सैलरी की इनकम आती थी, मान लो 5 लाख की मान लेते हैं, है ना। बैंक से एफडी का ब्याज आता था जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता था। मान लो ये ब्याज होता था 2 लाख का। ठीक है, टोटल 7 लाख की आपकी मान लो इनकम थी, और आपका जो स्पाउस था उसकी इनकम थी 0। अब होता क्या, हमारे इनकम टैक्स में जो टैक्स रेट डिफाइन है वो पर इंडिविजुअल डिफाइन है। यानी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलती है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मतलब कि जहां तक आपको टैक्स पे नहीं करना है, वो हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग है, पर फैमिली नहीं होता, पर इंडिविजुअल होता है। अब आपने देखा यार कि मान लो आपकी 7 लाख की इनकम है, या और बढ़ा दे, मान लो ये आपकी ये 15 लाख थी, ये 2 लाख 17 लाख की इनकम, आपका टैक्स बन रहा था अच्छा खासा, आपके स्पाउस का कोई टैक्स नहीं क्योंकि 0 इनकम। आपने क्या किया? आपने बैंक की ये वाली एफडी अपने स्पाउस के नाम कर दी। अगली बार जब इनकम टैक्स रिटर्न भरने की बात आई तो आपने अपने हाथ में दिखाई सैलरी इनकम, वही 15 लाख, और स्पाउस के हाथ में दिखा दी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की एफडी अब इनके नाम है, जो ब्याज आया 2 लाख का, ये ब्याज इनके हाथ में टैक्सेबल। जब ब्याज इनके हाथ में टैक्सेबल किया, इनका टैक्स निकाला गया, तो इनका टैक्स आ गया 0। क्योंकि अभी आपको पढ़ाऊंगा जब, तो वहां पढ़ाऊंगा कि बेसिक एग्जामिशन लिमिट पुराने स्लैब में 2.5 लाख तक है, नए स्लैब में 3 लाख तक है, मतलब 2.5 लाख या 3 लाख जो भी केस होगा, वहां तक अगर आप पैसा कमाते हैं तो टैक्स 0 है, तो इनको टैक्स देना नहीं पड़ा। और इनका टैक्स भी कम हो गया, क्यों? क्योंकि पहले ये देती थी किस पे, अब देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली इन्होंने एक ऐसा काम किया जिससे इन्होंने अपने टैक्स को बचा लिया। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे माइनर के नाम एफडी करा दी, ब्याज आ रहा है, माइनर के नाम उसको दिखा रहे हैं, माइनर की और कोई इनकम नहीं है, टैक्स 0 बना रहे हैं। लोग ऐसा ना करें, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लाया था क्लबिंग प्रोविजंस। क्लबिंग, क्लब कर देंगे, किसी दूसरे की इनकम आपके हाथ में क्लब कर देंगे, जोड़ देंगे, आपके हाथ में ऐड कर देंगे। कुछ ऐसी ही प्रोविजन आपने एक जगह और देखी थी, मैंने पढ़ाई थी आप ही लोग। हाँ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 27 पढ़ाया था, डीम्ड ओनरशिप का। तो आपको बताया था ना कि अगर आप अपने स्पाउस या माइनर चाइल्ड को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं बिना एडवोकेट कंसीडरेशन के या बिना एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट के, तो जो ट्रांसफरर है वही डीम्ड ओनर होगा। सेम तरीके से बात, वो तो एक चीज हो गई। मान लो हमने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी, हमने एफडी ट्रांसफर कर दी, तो क्या होगा सर? हमने कोई और एसेट ट्रांसफर कर दिया तो सेक्शन 27 में तो कवर है नहीं। इसलिए उसके लिए लॉ मेकर ने बनाया सेक्शन 60 से लेके 64, जिसमें उसने क्लबिंग के प्रोविजंस बनाए कि सर हम क्या करेंगे, हम आपकी इनकम क्लब कर देंगे। लेकिन कब क्लब करेंगे वो पढ़ेंगे, कौन कौन सी सिचुएशन में क्लब कर देंगे, सेक्शन 60 से लेके 64। और जब हम इनकम की बात करते हैं तो क्या हम पॉजिटिव इनकम बोल रहे हैं कि हम नेगेटिव इनकम बोल रहे हैं कि हम दोनों बोल रहे हैं? हम दोनों। यानी अगर कभी क्लबिंग होनी है, इनकम है तो भी क्लबिंग होगी, और लॉस होगा
तो भी अगर क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट हो रही तो ऐसा नहीं कि केवल इनकम ही क्लब होती है, लॉस भी क्लब होता है। द टर्म इनकम इंक्लूड्स लॉस ऑल्सो। बहुत ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोविजन है। मतलब आप समझ के चलिए इनकम टैक्स में बहुत चीजें ऐसी हैं जो आपको बोरियत लगेगी, लेकिन ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक एक करके सेक्शंस को पढ़ता हूं। सेक्शन 60 सपोज करो आपने क्या किया, आपने सोचा यार कि बहुत सारा टैक्स बन रहा है, आपने अपनी इनकम किसी को ट्रांसफर कर दी, लेकिन एसेट ट्रांसफर नहीं किया। आप क्या मेड आती है, आपने क्या किया, लेट्स से आपके पास किसी कंपनी के डिबेंचर्स थे, डिबेंचर्स के ओनर आप हैं, आपके पास आपको डिबेंचर से ब्याज मिलता था। आपने क्या किया, एक गिफ्ट डीड बनाई और उसमें लिख दिया आज से जो भी डिबेंचर्स पे ब्याज मिलेगा उसकी लीगल ओनर आपने अपनी मेड का नाम डाल दिया। उसकी लीगल ओनर लेट्स से सविता है। डिबेंचर ट्रांसफर नहीं किया, उसकी इंटरेस्ट यानी उसकी इनकम ट्रांसफर कर दी। जितने भी मार्केट में जेन्युइन ट्रांसफर होते हैं, क्या इसमें ऐसा होता होगा कि लोग इनकम ट्रांसफर कर दे? नहीं साहब, लॉ मेकर कह रहा है ये तो आप सिर्फ टैक्स को ही बचाने की कोशिश कर रहे हो, हम ऐसा मानते हैं, और हम इनकम आप कर दो ट्रांसफर, मिलने भी मेट को लगी, लेकिन टैक्सेबल किसके हाथ में करेंगे? जो ओनर है, जो ट्रांसफरर है, उसी के हाथ में क्लब होगा। पढ़ के देखिएगा, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, एसेट ट्रांसफर नहीं किया, इनकम ट्रांसफर करी है। इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, कह रहे सर तीन कंडीशन है, अगर तीनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो क्या होगा सर? द इनकम फ्रॉम द एसेट वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। जिसने ट्रांसफर करी है उसी के हाथ में हम टैक्सेबल करेंगे। क्या? पहला, द टैक्सपेयर ओन्स एन एसेट, आपके पास कोई एसेट हो तभी तो उसकी इनकम ट्रांसफर करोगे। दूसरा, द ओनरशिप ऑफ एसेट इज नॉट ट्रांसफर्ड बाय हिम, आपने एसेट की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करी, तो क्या ट्रांसफर किया सर? इनकम फ्रॉम द एसेट इज ट्रांसफर्ड। किसको ट्रांसफर किया है? टू एनी पर्सन, मतलब रिलेटिव हो कि नॉन रिलेटिव हो, कोई भी हो, रिलेटिव हो, है ना, फ्रेंड हो, पड़ोसी हो, कोई राह चलता स्ट्रेंजर हो, कोई हो, अगर आपने एसेट ट्रांसफर नहीं किया और इनकम ट्रांसफर कर दी, चाहे आप उसको कोई सेटलमेंट वर्ड बोलो, चाहे अरेंजमेंट बोलो, चाहे एग्रीमेंट बोलो, जो वर्ड से बोलना है बोलो, अगर आपने एसेट ट्रांसफर नहीं किया है और इनकम ट्रांसफर कर दी है तो वो टैक्सेबल आप ही के हाथ में होगी, ट्रांसफरर के हाथ में होगी, ट्रांसफरी के हाथ में नहीं होगी। ट्रांसफरर और ट्रांसफरी समझते हो? ट्रांसफरर जिसने ट्रांसफर किया है और ट्रांसफरी जिसको मिला है। तो ऐसे में क्या क्या कंडीशन पूरी होनी चाहिए? आपके पास एसेट है, एसेट ट्रांसफर नहीं किया, क्या ट्रांसफर करा? इनकम। मैंने दो एग्जाम्पल लिए इसको समझाने के लिए, पढ़िएगा। मनीष ओन्स डिबेंचर वर्थ ₹10 lakh of Gaurav Limited. इंटरेस्ट इनकम बीइंग ₹1 lakh per annum. कह रहा मनीष के पास 10 लाख रुपए के डिबेंचर, एक कंपनी है गौरव लिमिटेड उसके, जिसमें से 1 लाख रुपए साल की इंटरेस्ट की इनकम आती। ऑन 1 April 2024 he transfer interest income to Raj, his friend, without transferring ownership of these debentures. मनीष ने क्या किया? इंटरेस्ट की जो इनकम थी 1 लाख रुपए की, ये किसके नाम कर दी? राज के नाम, अपने फ्रेंड के नाम। लेकिन ये जो 10 लाख रुपए के डिबेंचर थे, डिबेंचर नहीं ट्रांसफर करे, डिबेंचर का मालिक आज भी मनीष है, उसकी इनकम ट्रांसफर कर दी कि राज आज से जो भी ब्याज की इनकम आएगी तुम्हारी। लॉ मेकर कह रहा है जो करना है वो करो, लेकिन टैक्स हम मनीष से लेंगे, राज से नहीं लेंगे। इन दिस पर्टिकुलर केस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 24-25, भाई 1 अप्रैल 24 को ट्रांसफर करी, यानी प्रीवियस ईयर 24-25, ऑल्दो भले ही इंटरेस्ट 1 लाख का रिसीव किया हो राज ने, बट इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मनीष। और आपने अभी अभी सेक्शन जो पढ़ा 60 पढ़ा है, इस पर सेक्शन 60। कोई डाउट? अगला एग्जाम्पल देखिएगा, बहुत इजी। मिस्टर वत्सन हैज ट्रांसफर्ड
थ्रू अ ड्यूली रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, आपने बिल्कुल एक प्रॉपर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बनाया। क्या ट्रांसफर किया सर? द इनकम अराइजिंग फ्रॉम अ गोडाउन टू हिज सन, गोडाउन से जो इनकम आएगी वो आपने अपने बेटे के नाम ट्रांसफर कर दी, विदाउट ट्रांसफरिंग गोडाउन, गोडाउन ट्रांसफर नहीं किया। इन हुज हैंड विल द रेंटल इनकम फ्रॉम गोडाउन टू बी चार्ज, बताओ किसके हाथ में रेंटल इनकम टैक्सेबल होगी? मिस्टर वत्सन के हाथ में कि उनके बेटे के हाथ में? वत्सन के हाथ में। सेक्शन 60 expressly states that where there is a transfer of income from an asset without transfer of asset, there is a transfer of income from an asset without transfer of asset itself, such income shall be included in the total income of the ट्रांसफरर। यानी आपने इनकम तो ट्रांसफर करी उस एसेट की, एसेट ट्रांसफर नहीं किया। ऐसे में सेक्शन 60 कहता है कि भैया हम इनकम ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल करेंगे, हेंस रेंटल इनकम ड्राइव फ्रॉम गोडाउन शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर। क्लियर हो गया? इजी है। तो इसका मतलब अगर आप इस तरीके से टैक्स बचाने की सोचेंगे तो टैक्स बच नहीं पाएगा, क्योंकि सेक्शन 60 आकर के अपना रोल दिखा देगा और इस तरीके की प्लानिंग कोई भी फायदेमंद साबित नहीं होगी। तो जो लोग इस तरीके का काम किया करते थे उनको रोकने के लिए ये प्रोविजन लाया गया कि आप ट्रांसफर कर भी दोगे तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, हम तो टैक्सेबल आप ही जाते हैं। लेकिन लोग कम नहीं थे, लोगों ने और नए नए तरीके सोचे। लोगों ने कहा यार अगर हम सिर्फ इनकम ट्रांसफर करते हैं तो सेक्शन 60 में फंस जाएंगे, एक काम करते हैं हम एसेट भी ट्रांसफर कर देते हैं। अगर हम एसेट भी ट्रांसफर कर दें तो सेक्शन 60 नहीं लगता। बट एक डर है, लेट्स से आपने टैक्स बचाने के चक्कर में अपना एसेट किसी और के नाम कर दिया। मान लो घर में मेड आती है, आपने मेड के नाम डिवेंचर कर दिया कि ये आज से 1 करोड़ रुपए के डिवेंचर की मालिक तुम हो। आपने कहा अगर सिर्फ ब्याज ट्रांसफर करेंगे तो टैक्स हमें देना पड़ेगा। आपने टैक्स बचाने के लिए डिवेंचर ही ट्रांसफर कर दिए, 1 करोड़ के डिवेंचर तुम्हारे हुए। अब इसमें डर किस बात का है बताओ? वो भाग जाएगी, अब वो थोड़ी ना आपके यहाँ मेड का काम करने वाली है। तो टैक्स ऐसा भी नहीं बचाना। तो लोगों ने दिमाग लगाया, लोगों ने कहा एक काम करते हैं, हम उसमें एक क्लॉज डाल देते हैं, हम डिवेंचर ट्रांसफर कर रहे हैं लेकिन उसी डीड में क्लॉज डाल देते हैं कि हम तुमको डिवेंचर ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन जब मेरी मर्जी होगी तो तुम्हारे जीते जीते भी हम ये ट्रांसफर रिवोक कर सकते हैं। रिवोक मतलब कैंसिल, यानी पावर भी अपने पास रखी कि जब हम चाहेंगे हम तुमसे ये वापस ले लेंगे। ऐसे ट्रांसफर को हम बोलते हैं रिवोकेबल ट्रांसफर। कौन सा ट्रांसफर? रिवोकेबल। देखिए मार्केट में जो जेन्युइन चीजें होती हैं वो इरिवोकेबल होती है। जैसे आप मार्केट में गए, आपने लेट से एक फोन खरीदा, आपने आईफोन खरीदा है ना, किडनी बेच के 1.5 लाख 2 लाख का आपने एक आईफोन खरीद लिया। अब आईफोन आप लेके आए, क्या दुकानदार आपसे 2-4 महीने बाद वापस मांग सकता है कि वो जो लेके कहते लाओ मेरा वापस करो? नहीं, अब आप खरीद लाए, अब आप जो करें फेंकें कूदें गंगा जी महादेव जो आपकी मर्जी है ना। टीवी घर में खरीद के लाए तो वापस थोड़ी ना मांगता है दुकानदार, आप पैसे दे आए ना उतना। तो मार्केट में जितने जेन्युइन ट्रांसफर होते हैं वो इरिवोकेबल होते हैं। बट अगर यहाँ पे आप इरिवोकेबल ट्रांसफर कर दोगे सिर्फ टैक्स बचाने के चक्कर में तो रोड पे आ जाओगे, टैक्स तो बच गया। हाँ वो भाग गई भाई, पैसा लेके भाग गई है कि नहीं? भाई भाई का सगा नहीं है, पैसा ना पैसा बड़ा है भैया, है ना। बेटा बाप का सगा नहीं होता पैसे के चक्कर में। तो आपको एग्जांपल दे रहे मेड का, है कि नहीं? तो लोगों ने रिवोकेबल ट्रांसफर का तरीका निकाला। जब लोगों ने रिवोकेबल ट्रांसफर का तरीका निकाला तो लॉ मेकर लेकर के चला आया सेक्शन 61 और वो कहता है सर अगर आप एसेट ट्रांसफर करते हैं रिवोकेबल, कौन सा एसेट? रिवोकेबल। रिवोकेबल मतलब जिसको जब भी चाहे वापस ले सके, रिवोक कर सके, कैंसिल कर सके, वापस ले सके। तो सर ऐसे एसेट में जो भी इनकम आएगी वो हम आप ही के हाथ में क्लब करेंगे, ट्रांसफरर के हाथ में, ट्रांसफरी के हाथ में टैक्सेबल नहीं करेंगे। किसको ट्रांसफर किया हो सर हमने? किसी को भी, चाहे वो आपका रिलेटिव हो चाहे रिलेटिव ना हो। रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब, रिवोकेबल ट्रांसफर मींस द ट्रांसफरर ऑफ एसेट एज्यूम्स अ राइट। ट्रांसफरर के पास एक अधिकार है। काहे का अधिकार है सर? टू री एक्वायर एसेट or income from such an asset at any time in future during the lifetime of the transferee.
ट्रांसफरर के पास एक अधिकार है कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी भी वो एसेट वापस ले सकता है या इनकम वापस ले सकता है या दोनों भी ले सकता है। ऐसा ट्रांसफर कौन सा ट्रांसफर कहलाता है? रिवोकेबल ट्रांसफर। और अगर आपने ऐसा किया तो होगा क्या? वेयर अ पर्सन ट्रांसफर एनी एसेट टू एनी पर्सन। एनी पर्सन अगेन लिखा है, सिर्फ रिलेटिव नहीं लिखा है, किसी को भी विद ए राइट, जिसमें आपने क्लॉज डाल दिया, अधिकार डाल दिया, टू रिवोक द ट्रांसफर। ऑल इनकम एक्रूइंग टू द ट्रांसफरी फ्रॉम द एसेट shall be included in the total income of the। इजी है। तो मतलब आप दोनों तरीके से फंस गए। सिर्फ इनकम ट्रांसफर करते हैं तो सेक्शन 60 आपको फंसा रहा है, एसेट भी ट्रांसफर करते हैं तो सेक्शन 61 भी आपको फंसा रहा है। आपने और तरीके निकाले, आपने कहा यार कुछ ऐसा करे कि ना 60 में फंसे ना 61 में फंसे। आपने क्या किया? और तरीके सुनना, लोग जो तरीके करते गए वैसे लॉ मेकर ये लेके आता गया। जैसे मान लीजिए आप जब बड़े हो जाएंगे, मान लो आप क्वालिफाई हो गए, आपकी बढ़िया किसी कंपनी में जॉब लग गई, मान लो ए लिमिटेड में अच्छी पोजीशन पे आपकी जॉब लग गई और आपकी 10 करोड़ रुपए का पैकेज है। थैंक यू तो बोल दिया करो, तुम अच्छी अच्छी बात बोलते हैं। हो सकता है आपका हो जाए, ठीक है ना। तो लेट से आपका 10 करोड़ का पैकेज है और आपकी शादी हुई। आपकी जो स्पाउस है वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, आपने सोचा एक गांव से ले आते हैं, तो गांव से लड़की ले आए या लड़का ले आए, जो भी केस है, इस तरीके का, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। अब आपने क्या किया? आपने कहा यार आपकी इनकम है 10 करोड़, इस पे तो बहुत सारा टैक्स बन जाता है। आपको जब टैक्स रेट पढ़ाऊंगा ना तो वहां पढ़ाऊंगा कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है टैक्स के रेट्स बढ़ते हैं। हमारे यहाँ इनकम टैक्स जो लगता है वो प्रोग्रेसिव बेसिस पे लगता है, यानी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ेगा, रेट ज्यादा, टैक्स इतना दो। अब आपकी इनकम इतनी है तो एक काम करो 10% दो, 5% दो, 20% दो, 30% दो, आपको पढ़ाऊंगा। तो आपने क्या किया? आपने एक दिमाग लगाया, आपने कहा यार ये कंपनी से कि कंपनी कंपनी तुम हमारी वाइफ को भी अपने यहाँ पे जॉब दे दो। कंपनी कह रही है अरे वो तो काबिल ही नहीं है, उनके पास तो ना कोई डिग्री है, ना कोई क्वालिफिकेशन है, ना कोई एक्सपीरियंस है। आपने कहा अरे सुनो तो, केवल ऑन पेपर जॉब दे दो और एक काम करो, दिखा दो कि 2 करोड़ की सैलरी जो है वो इनकी है, हमारी सैलरी कर दो 8 करोड़, तुम्हें देना 10 ही करोड़ है, लेकिन उसकी तरकीब ऐसे कर दो कि थोड़ा दिखा दो कि इनको देते हैं, थोड़ा हमको देते। अल्टीमेटली उससे ओवरऑल टैक्स का इंपैक्ट बहुत कम हो जाता है। यानी ये जो है इनके पास कोई डिग्री, कोई नॉलेज, कोई एक्सपीरियंस नहीं है और वो आपकी कंपनी में जॉब करती हैं और आपकी उस कंपनी में चलती है। तभी तो ऐसा सब हुआ। चलती कब होगी? जब आप भी इस कंपनी के थोड़े बहुत मालिक होंगे। क्या होंगे? मालिक। मालिक का मतलब लॉ मेकर कहता है आपके पास इस कंपनी के 20% या उससे ज्यादा शेयर है। क्या है आपके पास? 20% या उससे ज्यादा शेयर। जिसके पास भी 20% या उससे ज्यादा शेयर होते हैं हम लोग बोलते हैं कि उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। क्या बोलते हैं? ये मैंने आपको वहां पे भी बताया था क्या? नहीं बताया? नहीं बताया था, ठीक है। तो 20% और मोर शेयर अगर आपके पास हैं किसी कंपनी के, आपके पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। और लॉ मेकर कहता है कि अगर वहां पे आपका स्पाउस जॉब करता है, जिस जॉब के रेम्युनरेशन को वो जस्टिफाई नहीं कर सकता, तो उसकी जॉब की जो सैलरी है वो भी हम आप ही के हाथ में टैक्सेबल करेंगे। मतलब ये जो मिस्टर हैं इनके हाथ में केवल 8 करोड़ टैक्सेबल नहीं होगी, बल्कि वो जो 2 करोड़ है जो वाइफ को मिल रही है वो भी मिस्टर के हाथ में ही टैक्सेबल है। हाँ, अगर वाइफ जस्टिफाई कर रही है रेम्युनरेशन, जस्टिफाई मतलब डिग्री है, एक्सपीरियंस है, कुछ भी, तो फिर क्लब नहीं होगी। ऐसा नहीं कि हर केस में क्लबिंग होगी। क्लबिंग कब होगी? जब वो जस्टिफाई ना करती हो। बहुत ध्यान से पढ़ाता हूं आपको। इनकम टू स्पाउस फ्रॉम ए कंसर्न। कंसर्न मतलब सर, कंसर्न मतलब कंपनी में जॉब लग सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, एलएलपी हो सकती है, कहीं भी। तो कंसर्न एक ब्रॉडर वर्ड है। तो इनकम टू स्पाउस फ्रॉम ए कंसर्न, कौन सी कंसर्न? इन विच सच इंडिविजुअल है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट।
यानी उसके दूसरा जो पार्टनर है उसके पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था, तो उसने क्या किया, अपनी वाइफ की या अपने हस्बैंड का एज द केस में भी वहां पे जॉब लगवा दी। और जिसकी जॉब लगवाई उसके पास कोई डिग्री या कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ऐसे में उसको जो सैलरी मिल रही है वो टैक्सेबल होगी उसके हाथ में जिसके पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। पढ़ के देखते हैं, इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड then salary income of the spouse would be taxable in the hands of individual. पहली कंडीशन, द टैक्सपेयर हैज ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन ए कंसर्न। टैक्सपेयर का क्या होना चाहिए, हाँ। और दूसरा, स्पाउस ऑफ द टैक्सपेयर इज एम्प्लॉयड इन द अबव मेंशन्ड कंसर्न विदाउट एनी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, विदाउट एनी टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज और एक्सपीरियंस। केवल डिग्री की बात नहीं कर रहे, एक्सपीरियंस की भी, मतलब कुछ भी अगर आपके पास है जिससे आप एओ को सेटिस्फाई कर दे कि नहीं सर हमारा रेम्युनरेशन जस्टिफाइड है, हम इतना कमा सकते हैं, हम अपनी काबिलियत की वजह से कमा रहे हैं, हम इसलिए नहीं कमा रहे कि उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो क्लबिंग नहीं होगी। फिर आपकी सैलरी आपके हाथ में टैक्सेबल, उनकी उनके हाथ में। लेकिन सर आपके पास कोई प्रोफेशनल नॉलेज एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है उस रेम्युनरेशन को जस्टिफाई करने के लिए, तो क्लबिंग होगी जिसने जॉब लगवाई, जो आपके स्पाउस है, पति या पत्नी, जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सर अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है तो, अगर मान लो मिस्टर एक्स जॉब करते हैं और वहीं पे उन्होंने अपनी वाइफ को भी जॉब में लगवा लिया, मिस्टर एक्स का उस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, यानी उनके पास उस कंपनी के 20% से कम शेयर है, ऐसे में ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होता। ये सेक्शन अट्रैक्ट ही तब होगा जब आपके पास क्या हो, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो। सर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का एक बार मतलब बता दीजिए, बता तो दिया, पढ़ा देता हूं। इट इज सेड दैट एन इंडिविजुअल हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कब, इफ ही हिमसेल्फ, खुद, या अलोंग विथ हिज रिलेटिव। अलोंग विथ हिज रिलेटिव मतलब आपके पास 20% या उससे ज्यादा शेयर हो, या आपके पास प्लस आपके रिलेटिव को मिला करके कितने परसेंट शेयर हो, 20% या मोर इक्विटी शेयर इन अ कंपनी। और सर अगर कोई और है, कंपनी नहीं है, तो मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है, मिस्टर एक्स का इसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा सर, ये ऐसे पता चलेगा अगर मिस्टर एक्स का इस फर्म में 20% या उससे ज्यादा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। फर्म वगैरह में क्या होता है, पीएसआर। तो अगर 20% या उससे ज्यादा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो मिस्टर एक्स का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। यानी कंपनी होगी तो शेयर देखेंगे, और कंपनी नहीं है तो इक्विटी शेयर का मतलब ही नहीं बनता, फिर क्या देखेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो होल्ड्स 20% और मोर इक्विटी शेयर इन अ कंपनी और 20% और मोर प्रॉफिट शेयर इन एनी कंसर्न अदर देन कंपनी। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, देखना, बहुत छोटा सा। एक्स हैज ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन ए लिमिटेड एंड मिसेज एक्स इज एम्प्लॉयड बाय ए लिमिटेड। एक्स का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और उनकी धर्म पत्नी जो है वहां पे जॉब करती हैं, विदाउट एनी टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन टू जस्टिफाई द रेम्युनरेशन। बताइए साहब, मिसेस को जो सैलरी मिल रही है वो क्लब होगी किसके हाथ में, मिस्टर एक्स के हाथ में। इन दिस केस सैलरी इनकम ऑफ मिसेस एक्स शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। बताओ यहां तक आपको बात समझ में आई। एक और बात भी है, एक और चीज भी है, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ के चलो समझाता हूं आपको, देखो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा। मिस्टर पी इज एम्प्लॉयड एज पीआरओ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, इन अ कंपनी वेयर मिसेस पी होल्ड्स 21% इक्विटी शेयर। मिस्टर जॉब करते हैं जहां पे मिसेस का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, समझ में आ गया। और इनके पास ये शेयर कब से है सर, ये समझाना चाह रहा था मैं आपको। शी हैज बीन होल्डिंग द शेयर बिफोर मैरिज विद मिस्टर पी, यानी वाइफ के पास जो शेयर है इस कंपनी के, वो अभी नहीं खरीदे शादी के बाद, वो शादी से पहले के हैं। मिस्टर पी गेट्स अ सैलरी ऑफ ₹1 लाख पर मंथ। अब इसमें एक डाउट अराइज होता है कि अगर मान लो ये शेयर बाद में खरीदे होते तब तो क्लबिंग होती ही होती, शादी के बाद ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आया और दूसरा बंदा जॉब करता है बिना क्वालिफिकेशन के या एक्सपीरियंस के, तो क्लबिंग होती। लेकिन यहां एक डाउट ये अराइज होता है कि सर अगर ये शेयर आपने शादी से पहले खरीदे हुए,
मिसेज ने, जैसे इस केस में, तो क्या क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होगी कि नहीं होगी? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने शेयर कब खरीदे। पढ़ के देखिएगा, द होल सैलरी ऑफ 11,50,000, 11,50,000 मैंने ऐसे लिखा है कि 1 लाख सैलरी मिलती है, 12 महीने की 12 लाख, और हमने माना अगर ओल्ड रिजीम फॉलो कर रहा है तो आपको बताया कितना स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, ये पढ़ा चुका था इसलिए लिख दिया 50,000। न्यू रिजीम करता तो 75,000 मिल जाती, 11,25,000 टैक्सेबल होता। समझ रहे हैं ना? तो ये मैंने जानबूझ के लिखा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलनी वो तो मिलेगी, ऐसा नहीं कि वो भी नहीं मिलेगी, वो तो मिलेगी, लेकिन किसके हाथ में इंक्लूड होगी? विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ मिसेस पी, प्रोवाइडेड, कंडीशन ये है कि मिस्टर पी के पास कोई टेक्निकल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए उस रेमुनरेशन को जस्टिफाई करने के लिए। क्या सर इससे फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने शेयर जो है पहले खरीद रखे थे? नहीं बेटा, कोई फर्क नहीं है। इट इज इमटेरियल दैट मिसेस पी हैड सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी इवन बिफोर हर, मान लो एक कंसर्न में हस्बैंड वाइफ दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, दोनों जॉब करते हैं बिना किसी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस को या फिर रेमुनरेशन को जस्टिफाई कर पाए। दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, दोनों जॉब करते। अगर एक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता तो जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता हम उसके हाथ में क्लबिंग कर देते, लेकिन अगर दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो सवाल आता है सर किसके हाथ में क्लबिंग करें? क्लबिंग तो होगी बट किसके हाथ में करें? ऐसे में लॉ मेकर कहता है कि हम उसके हाथ में क्लबिंग करेंगे जिसकी अदर इनकम हायर होगी, जिसकी अदर इनकम हायर होगी, हम उसके हाथ में क्लबिंग कर देंगे। ये बात लिखिए यहां पे, वेयर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, दोनों का अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो क्या होगा? वेयर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंसर्न, कंसर्न समझ गए ना? कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एंड बोथ आर इन रिसेप्ट ऑफ रेमुनरेशन इन सच कंसर्न, दोनों को रेमुनरेशन मिल रहा है। द रेमुनरेशन फ्रॉम सच कंसर्न is to be included किसके हाथ में? in the total income of the husband या wife whose total income is greater, यानी ये इनकम हटा के बची हुई बाकी इनकम जिसकी ज्यादा होगी उसके हाथ में क्लबिंग होगी। और एक बात आपको और बता दूं, मैंने लिखा नहीं जानबूझ के लेकिन बता देता हूं, एक बार जिसके हाथ में क्लबिंग हो गई, लेट्स से इस बार क्या था, वाइफ की अदर इनकम ज्यादा थी, हस्बैंड की अदर इनकम कम थी, दोनों जॉब करते हैं, दोनों के पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, दोनों के पास डिग्री, नॉलेज, एक्सपीरियंस नहीं है उसको जस्टिफाई करने का, वाइफ की अदर इनकम ज्यादा थी तो वाइफ के हाथ में क्लबिंग हो गई। अगले साल क्या हुआ? हस्बैंड की इनकम ज्यादा थी अदर, लॉ मेकर कहता है नहीं सर नहीं, एक बार जिसके हाथ में क्लबिंग हो गई हर साल उसी के हाथ में क्लबिंग होगी, हम हर साल नहीं देख चेक करेंगे कि अदर इनकम किसकी ज्यादा है। एक बार जिसके हाथ में क्लबिंग हो गई हर बार उसी के हाथ में होगी। हाँ, एओ के पास ये पावर होता है, असेसिंग ऑफिसर के पास, इनकम टैक्स ऑफिसर समझते हैं ना, एओ असेसिंग ऑफिसर के पास ये पावर होता है कि वो चाहे तो चेंज कर सकता है अगर उसको लग रहा है जरूरी, नहीं तो आप अपने आप नहीं कर सकते। एक बार जिसके हाथ में क्लब हो गया फिर उसी के हाथ में क्लब होगा। क्लियर हो गया? तो बहुत आराम से एक बार रिवाइज करा देता हूं, अगर ये सेक्शन याद करना हो तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, कंटेंट आपको पता होना चाहिए। सेक्शन है 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2, जो कि कहता है कि आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और आपका या आपकी स्पाउस वहां पे जॉब करती है बिना किसी, जॉब करती है या करता है दोनों हो सकता है ना, बिना किसी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस या डिग्री वगैरह के, तो हम उसकी सैलरी जो इसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उसी के हाथ में टैक्सेबल करेंगे। ये मैंने आपको पढ़ाया और इसमें एक बात ये बताई कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने शेयर शादी के बाद खरीदे थे कि शादी से पहले से ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अलावा मैंने बताया कि अगर दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो हम चेक करेंगे किसकी अदर इनकम हायर है, उसके हाथ में क्लबिंग करेंगे। और एक एक्स्ट्रा ज्ञान मैंने दिया कि एक बार जिसके हाथ में क्लबिंग हो गई हमेशा उसी के हाथ में क्लबिंग होगी। ये सेक्शन तभी अट्रैक्ट होगा जब स्पाउस की बात होगी, स्पाउस के अलावा ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि ऊपर हेडिंग में क्या लिखा है? इनकम टू, नीचे भी सेकंड कंडीशन में क्या लिखा है? समझ में आ गया? सिर्फ स्पाउस के लिए है। स्पाउस का मतलब समझते हैं? हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड। ठीक है।
आपने सोचा एक काम करते हैं, जैसे सेक्शन 60 था, 60 आपने देखा, 60 61 तो शायद याद हो गया होगा आपको। 60 था कि आपने एसेट ट्रांसफर नहीं किया है, इनकम ट्रांसफर कर दी है, आप फंस रहे थे वहां पे। फिर आपने रिवोकेबल ट्रांसफर वाला देखा 61, कि एसेट भी ट्रांसफर कर देते हैं रिवोकेबल, तो भी फंस रहे थे। और इरिवोकेबल करना नहीं चाहेंगे क्योंकि मेड को आपने बताया करवर देंगे या किसी अनजाने को, तो फरार हो जाएगा। आपने कहा एक काम करते हैं, अपने स्पाउस के नाम इरिवोकेबल ट्रांसफर कर देते हैं। इरिवोकेबल, रिवोकेबल नहीं, क्योंकि रिवोकेबल होता तो सेक्शन 61 बनाए, और किसी को इरिवोकेबल करेंगे तो डर है कि भाग ना जाए। लेकिन अपने स्पाउस या अपने स्पाउस को करने में थोड़ा कम डर लगता है कि इतना जल्दी तो ऐसा नहीं होगा। तो आपने अपने वो एसेट, डिबेंचर, एफडी, कुछ भी, कोई भी एसेट, ऐसा नहीं कि केवल डिबेंचर एफडी, ट्रांसफर कर दिया अपने स्पाउस को, बिना एडवोकेट कंसिडरेशन लिए, और ना ही एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट का केस था। तो उससे जो भी इनकम आएगी, लॉ मेकर कहता है एज पर सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 आप ही के हाथ में क्लब होगी। ये सेम आपने पढ़ा था, ये जो पढ़ने जा रहे हैं यही पढ़ा था आपने सेक्शन 27 में। वो वहां पे दो बार लॉ में क्यों लिखा है? दो बार इसलिए लिखा है, वहां पे हम ट्रांसफर करे थे हाउस प्रॉपर्टी, तो हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, सेम चीज लिखी थी, तो सेक्शन 27 कहता है हम आ जाएंगे, हम आपको डीम्ड ओनर मानेंगे। और हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के अगर कुछ और ट्रांसफर करते हैं, तभी हमने यहां लिखा है टैक्स पेयर ट्रांसफर एन एसेट अदर देन इज हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी के लिए ये सेक्शन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसके लिए तो ऑलरेडी बना हुआ है सेक्शन 27। तो उसको छोड़ के मान लो डिबेंचर ट्रांसफर कर दिया, बैंक की एफडी ट्रांसफर कर दी, तो क्या होगा? तो ये प्रोविजन आ जाएगा, पढ़ के देखिएगा, इनकम टू स्पाउस फ्रॉम एसेट ट्रांसफर, सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4। If the following condition are satisfied, the income from the asset would be taxable in the hands of transferor। क्या सर? पहली कंडीशन बेटा, द टैक्सपेयर ट्रांसफर्स एन एसेट। चार कंडीशन है, पहली है एसेट आपने ट्रांसफर किया, किसको किया है? टू हिज और हर स्पाउस। दूसरी, द एसेट इज ट्रांसफर्ड अदरवाइज देन फॉर एडवोकेट कंसिडरेशन और इन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। मतलब इन दोनों में से अगर कोई केस होगा, डाइवोर्स का केस होगा, तो ये क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होती है, और अगर एडवोकेट कंसिडरेशन मिलेगी तो भी क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होती। तीसरी कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, द एसेट मे बी हेल्ड बाय द ट्रांसफरी स्पाउस इन द सेम फॉर्म और इन डिफरेंट फॉर्म। मान लो हस्बैंड ने अपनी वाइफ को BMW कार गिफ्ट करी, वाइफ ने BMW बेच के ट्रक खरीद लिया, अब वाइफ ट्रक चलाती है, ट्रक से इनकम जनरेट होती है, जो भाड़ा मिलता है, जो फ्रेट मिलता है, इनकम जनरेट। वो इनकम क्या हस्बैंड के हाथ में क्लब होगी कि वाइफ के हाथ में ही टैक्सेबल रहेगी? लॉ मेकर कहते हैं सर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो एसेट हस्बैंड ने ट्रांसफर किया था, वो एसेट उन्होंने सेम फॉर्म में रखा है कि वो डिफरेंट फॉर्म में रखा है। सेम फॉर्म और डिफरेंट फॉर्म का मतलब समझ में आ गया आपको? कार एज इट इज रखी रहती है सेम फॉर्म, कार बेच के ट्रक खरीद लिया डिफरेंट फॉर्म, तो भी ट्रक की जो इनकम है वो क्लब होगी। समझ में आ गई? तो द एसेट मे बी हेल्ड बाय द ट्रांसफरी स्पाउस इन द सेम फॉर्म और इन डिफरेंट फॉर्म। चौथी, द रिलेशनशिप एज स्पाउस शुड एग्जिस्ट ऑन बोथ डेट। कह रहा है जो पति पत्नी की रिलेशनशिप है यानी स्पाउस, ये दोनों समय पे होनी चाहिए। दो समय कौन से? एक जिस समय एसेट ट्रांसफर किया और एक जिस समय इनकम जनरेट हुई। दैट इज द डेट ऑफ ट्रांसफर एंड द डेट ऑन विच इनकम एक्रूज और अराइजेस टू द ट्रांसफर। मतलब इससे अगर देखें तो आप लोग एक टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, आपकी तो शादी भी होना बची है ना? आप शादी से पहले अपने होने वाले या होने वाली को एसेट ट्रांसफर कर दीजिए, ऐसे में क्लेमिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगी। समझ में आया? ध्यान से समझना, आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। शादी से पहले ट्रांसफर करना है। तो मान लो आपके पास 5 करोड़ की एफडी है, आपकी शादी होने वाली है,
आपने वाइफ, जो होने वाली वाइफ है, उससे कहा ये 5 करोड़ की एफडी आज से तुम्हारी हुई, उसके नाम कर दी लीगल डॉक्यूमेंट्स। अब जो 5 करोड़ की एफडी पे ब्याज मिलेगा वो वाइफ के हाथ में ही टैक्सेबल होगा, आपके हाथ में क्लब नहीं होगा। और ये काम आपने अगर शादी के बाद किया तो क्लबिंग होगी। बट इसमें एक डर ये है कि पैसा मिलते ही मान लो वो निकल पड़ी, आज मैं ऊपर। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए ऐसी प्लानिंग सोच समझ के करनी है। और दूसरी बात एक चीज और भी है, प्लानिंग तो तब करें जब इतने करोड़पति इंसान हो हम लोग कि बहुत टैक्स बन रहा हो, है कि नहीं? टैक्सेबल इनकम तक तो पहुंचे पहले। तो खैर, चौथी कंडीशन अब आपके दिमाग में रहेगी कि रिलेशनशिप दोनों समय पे होनी चाहिए। क्या 4 कंडीशन है? पहला, एसेट आपने ट्रांसफर किया हो स्पाउस को। ये अदर देन हाउस प्रॉपर्टी क्यों लिखा, आप समझ रहे हैं ना लॉ में, क्योंकि सेक्शन 27 उसके लिए बना है, तो लॉ मेकर कह क्यों रिपीट करें। और दूसरा, आपने जो ट्रांसफर किया हो बिना एडवोकेट कंसिडरेशन या बिना एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट के किया हो। तीसरी अगर देखी जाए तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, तीसरी अपने आप में कोई कंडीशन नहीं है। क्यों? कंडीशन तो तब होती है वो कहता है सेम फॉर्म में रखो। तीसरा तो लिबर्टी दे रहा है कि चाहे सेम फॉर्म में रखो चाहे डिफरेंट फॉर्म में रखो। और चौथा, रिलेशनशिप दोनों समय पे होनी चाहिए। अगर रिलेशनशिप दोनों समय पे है तो ही हम क्लबिंग करेंगे। इसमें एक चीज और जो सीखने वाली है, जैसे मान लो हस्बैंड ने वाइफ को या वाइफ ने हस्बैंड को, एज द केस में भी, तो लेट्स से हस्बैंड ने वाइफ को एफडी ट्रांसफर कर दी। एफडी थी 1 करोड़ की और वाइफ के नाम कर दी। अब ब्याज मिला लीगली, बैंक ने तो वाइफ को दिया, मान लो 1 करोड़ पे ब्याज मिला, लेट्स से 10 लाख का मान लेते, तो बैंक ने तो किसके खाते में डाला? वाइफ को, क्योंकि लीगली अब एफडी के ओनर वाइफ है, ब्याज भी वाइफ को मिला। बट इंटरेस्ट जो वाइफ को मिला, इस पे टैक्स हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि हम हस्बैंड से लेंगे, हम हस्बैंड की इनकम में 10 लाख को जोड़ेंगे। क्लियर? क्योंकि आपने स्पाउस को ट्रांसफर किया। एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट का केस जब तक बोले नहीं तब तक समझेगा नहीं, एडवोकेट कंसिडरेशन भी हमने नहीं बताया कुछ, तो इसका मतलब क्लबिंग होगी। अब क्या हुआ आगे सुनो। वाइफ बड़ी समझदार थी, वाइफ ने ये इंटरेस्ट इनकम की भी एक एफडी करा दी। ये जो 10 लाख मिला, ये 10 लाख की भी एफडी करा दी। करा सकते हैं ये सर नो है? करा सकते हैं। और अगली बार इस 10 लाख की एफडी पे भी इंटरेस्ट मिला 1 लाख। ये जो 1 लाख का ब्याज मिला है, ये क्लब नहीं होता, ये वाइफ के हाथ में ही टैक्सेबल होगा। इस एफडी में जो जो ब्याज मिलता जाएगा, ये जो हम येलो से हाईलाइट कर देते हैं, ये क्लब होता जाएगा। लेकिन उस इनकम से अगर फर्दर इनकम आप जनरेट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एक्रीशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट में बढ़ोतरी होना, एक्रीशन होना, उसकी क्लबिंग नहीं होती। जैसे मान लीजिए आपने अपने स्पाउस को शेयर्स ट्रांसफर करे, शेयर्स में डिविडेंड मिला, तो वो तो आप ही के हाथ में क्लब होगा, ट्रांसफरर के हाथ में। लेकिन जो ट्रांसफरी था, उसने उस डिविडेंड की इनकम को यूज करके और शेयर खरीद लिए, और फिर उन और शेयर में भी डिविडेंड मिला। वो जो और शेयर में डिविडेंड मिला वो क्लब नहीं होता। मैंने एग्जाम्पल्स भी लिए हैं, नोट भी लिया है, सब कुछ लिया है, पहले नोट पढ़ो। इट मे बी नोटेड दैट एनी इनकम फ्रॉम एक्रीशन, एक्रीशन मतलब होता है बढ़ोतरी, इनकम पे इनकम, समझ रहे हैं बात को? तो इट मे बी नोटेड दैट एनी इनकम फ्रॉम एक्रीशन ऑफ ट्रांसफर्ड एसेट is not to be clubbed with the income of transfer. That is, income arising on transferred asset alone have to be clubbed. क्या क्लब होगा? जो उस ट्रांसफर्ड एसेट पे इनकम हुई है वो क्लब होगी, उसकी इनकम में से अगली बार जो और इनकम हुई वो क्लब नहीं होगी। यानी इनकम अर्न्ड बाय इन्वेस्टिंग सच इनकम, उस इनकम को इन्वेस्ट करके आपने और इनकम कमाई, वो क्लब नहीं होगी। जैसे एक और एग्जांपल आपके सामने देता हूं, मान लीजिए हस्बैंड ने वाइफ को काऊ गिफ्ट करी, काऊ से मिल्क आता है, मिल्क बेच करके इनकम होती है, वो क्लब होगी हस्बैंड के हाथ में। उस काऊ ने ड्यू कोर्स में एक काफ को जन्म दिया, वो भी काऊ बनी आगे चल के,
उससे भी मिल्क की इनकम आने लगी, वो क्लब नहीं होगी। ये एक बार सीए फाइनल के एग्जाम में आया था। हम उठाते रहते हैं और टॉपिक देखते रहते हैं और कौन कहाँ क्या पूछता है, क्योंकि घुमा फिरा के जो 3 इंस्टीट्यूट है कुछ ना कुछ इधर से उधर करते रहते हैं। समझ पा रहे हैं अब बात को? तो आपके लिए अच्छे अच्छे एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करता हूं मैं। एग्जाम्पल पढ़ना, ये एक्स ट्रांसफर्स 500 डिबेंचर ऑफ एचडीएफसी टू हिज वाइफ विदाउट एडवोकेट कंसिडरेशन। ये तो बड़ा सिंपल है। एक्स ने 500 डिबेंचर अपनी वाइफ के नाम ट्रांसफर कर दिए बिना एडवोकेट कंसिडरेशन को। बताओ वो जो डिबेंचर है उस पर ब्याज की इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? हस्बैंड के हाथ में। तो बड़ा सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट इनकम ऑन दीज डिबेंचर विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ एक्स। दूसरा एग्जाम्पल बहुत ध्यान से, एक्रीशन के ऊपर भी है ये। सपोज ए ट्रांसफर सर्टेन शेयर्स टू हिज वाइफ बी। ए ने कुछ शेयर वाइफ को ट्रांसफर करे। बताओ इन शेयर पे जो डिविडेंड मिलेगा वो तो ए के हाथ में क्लब होगा, हस्बैंड के हाथ में टैक्सेबल होगा। क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट हो रही है। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन सच शेयर आर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ए। ये तो बात समझ में आ गई। आगे पढ़ो, इफ बी सेल्स द शेयर। ए ने बी को शेयर दिए, ए ने बी को अपने स्पाउस को शेयर दिए, डिविडेंड मिलेगा तो भी ए के हाथ में टैक्सेबल। और अगर बी शेयर बेच देती है उस पर कैपिटल गेन होगा। कैपिटल गेन समझ रहे? मान लो 500 रुपए का शेयर खरीदा, 1000 रुपए का बेच दिया या 600 का बेच दिया तो 100 का फायदा, वो भी हस्बैंड के हाथ में टैक्सेबल होगा। वो इसमें लिखा है इफ बी सेल द शेयर एंड मेक सम कैपिटल गेन सच गेन आर आल्सो टैक्सेबल इन ए। बट मान लीजिए, ये तो हो गया, बट मान लीजिए जो डिविडेंड मिला था वो टैक्सेबल ए के हाथ में हुआ। वाइफ ने क्या किया, उस डिविडेंड की इनकम से और शेयर खरीद लिए, और जो शेयर खरीदे उस पर भी डिविडेंड मिला। क्या उसका डिविडेंड टैक्सेबल होगा? आंसर इज नो, क्योंकि वो शेयर तो कभी हस्बैंड ने वाइफ को ट्रांसफर ही नहीं करे थे, वो तो उसने वाइफ ने खरीदे। वो होता है एक्रीशन। तो बट सपोज नाउ फ्रॉम द डिविडेंड मनी जो वाइफ है बी ये परचेज करती है सम मोर शेयर एंड रिसीव करती है डिविडेंड ऑन दीज न्यू शेयर, सच डिविडेंड आर नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ए। आई एम नॉट सेइंग कि सच डिविडेंड आर नॉट टैक्सेबल एट ऑल। टैक्सेबल होगा बट वाइफ के हाथ में, ए के हाथ में क्लब नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? पक्का? एक और एग्जांपल की बात करते हैं। सपोज ए ट्रांसफर सर्टेन शेयर्स टू हिज वाइफ बी। इफ बी रिसीव्स सर्टेन बोनस शेयर्स ऑन द शेयर ट्रांसफर्ड बाय हर हस्बैंड। बोनस शेयर आप सब समझते हैं, किसको मिलते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी देती है। क्या ना, मान लो ए ने बी को शेयर ट्रांसफर करे, मान लो ए ने बी को रिलायंस के 100 शेयर, ऐसे ही मान ले रहा हूं, रिलायंस लिखा नहीं मैं अपने मन से आपके लिए, मान लो ए ने बी को रिलायंस के 100 शेयर ट्रांसफर कर दिए। बाद में रिलायंस बोनस शेयर का ऑफर ले आया कि हम हर शेयर के बदले में एक बोनस शेयर देंगे, 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर मान लेते हैं। तो वाइफ को 100 शेयर और मिल गए, कैसे? बोनस में 100 बोनस शेयर और मिल गए। वी रिसीव सर्टेन बोनस शेयर ऑन दी शेयर ट्रांसफर्ड बाय हर हस्बैंड। क्यों मिले? क्योंकि इन्होंने 100 शेयर रिलायंस के थे इनके पास, इसलिए 100 बोनस और मिल गए। एंड लेटर ऑन उनको डिविडेंड मिला उन बोनस शेयर पे। अब जो बोनस शेयर पे डिविडेंड मिल रहा है वो क्लब नहीं होगा, जो ओरिजिनल शेयर पे डिविडेंड मिल रहा है वो क्लब होगा, लेकिन जो बोनस शेयर पे मिल रहा है वो टैक्सेबल होगा वाइफ के हाथ में। तो कह रहे हैं लेटर ऑन उनको डिविडेंड मिला बोनस शेयर पे, द डिविडेंड शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ ट्रांसफरर। क्यों? बोनस शेयर तो कभी हमने ट्रांसफर करे ही नहीं थे, हस्बैंड ने वाइफ को ना दिए थे, बोनस शेयर तो कंपनी ने दिए। अगर लेट से हस्बैंड के पास पहले शेयर होते, फिर हस्बैंड को ही बोनस शेयर मिल जाते, फिर हस्बैंड ने वाइफ को टोटल सारे शेयर गिफ्ट किए होते, तो सब पे डिविडेंड जो मिलता वो हस्बैंड का मतलब होता। यहां तो एग्जांपल ये पढ़ा रहे कि हस्बैंड ने वाइफ को शेयर दिए, फिर वाइफ को कुछ बोनस शेयर मिले। तो वाइफ को जो ओरिजिनल शेयर पे डिविडेंड मिलेगा, ओरिजिनल मतलब जो हस्बैंड ने दिए थे, वो तो हस्बैंड के हाथ में क्लब होगा, लेकिन जो बोनस शेयर पे डिविडेंड मिलेगा वो हस्बैंड के हाथ में क्लब नहीं होगा। और जहां मैं हस्बैंड बोलता हूं ये वाइस वर्सा भी चलता है, हस्बैंड ने भी वाइफ को की हो या वाइफ ने हस्बैंड। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये आप बता लेंगे, अगर इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये आप शायद बता लेंगे। मिस्टर शर्मा
invest 10 lakh rupees in FD at a bank in his wife's name. 10 लाख रुपए की एफडी कराई शर्मा जी ने, अपने नाम पे नहीं कराई, हाँ पत्नी के नाम पे। इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1 लाख अराइजेज ऑन दिस इनकम। आगे ना पढ़ो, पहले हमको बताओ ये जो इंटरेस्ट है 1 लाख रुपए का, ये किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? हस्बैंड के हाथ। अब मिसेज ने क्या किया, आगे पढ़ना। मिसेज शर्मा इन्वेस्ट द इंटरेस्ट ऑन पीरियोडिक बेसिस, यानी मिसेज को जब ये ब्याज मिलता था तो ये वो ब्याज भी इन्वेस्ट करती रहती थी। एंड इंटरेस्ट फॉर एन अमाउंट ऑफ 5,000 अराइजेज ऑन द इंटरेस्ट डिपॉजिटेड बाय हर इन अ बैंक। इन्होंने जो इंटरेस्ट भी जमा करा दिया, उसकी भी एफडी करा दी वाइफ को, उस 1 लाख के इंटरेस्ट पे भी 5,000 का इंटरेस्ट मिला। तो जो 1 लाख का इंटरेस्ट है वो तो क्लब होगा शर्मा जी के हाथ में, मिस्टर के हाथ में, बट 5,000 का जो इंटरेस्ट है वो वाइफ के हाथ में ही टैक्सेबल होगा। एनालाइज करिए क्लबिंग प्रोविजन एंड फाइंड आउट टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट एक्रूड। रुपीज 1 लाख इंटरेस्ट इनकम ऑन एफडी विल बी क्लब्ड विद मिस्टर शर्मा इनकम। इंटरेस्ट ऑफ 5,000 अरोज आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय मिसेस शर्मा विल बी टैक्स्ड इन हर ओन नेम। समझ में आ गया? एक्रीशन का क्लॉज भूलोगे तो नहीं। एक केस हुआ, आमतौर पे जैसे मान लो हस्बैंड है और वाइफ जो है हाउस वाइफ है, होम मेकर है, तो आमतौर पे हस्बैंड क्या करते हैं, वाइफ को कुछ पैसा देते हैं घर के खर्च चलाने के लिए, खुद के खर्चे के लिए भी थोड़ा बहुत। उसको बोला जाता है पिन मनी। जैसे आपको पॉकेट मनी मिलती है, वैसे हस्बैंड जो वाइफ को देता है उसको बोलते हैं पिन मनी। अब वाइफ ने क्या किया, वाइफ आमतौर पे जो लेडीज होती है बहुत अच्छे से पैसे को मैनेज करके चलती है, घर की लक्ष्मी मानी जाती है। तो वाइफ ने क्या किया, उसमें से कुछ पैसे वो जोड़ती रही, सारे खर्चे नहीं किए, कुछ पैसा उसने सेव करके रखा और उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया, एफडी करा दी, कोई डिबेंचर खरीद लिया, कुछ कर दिया, और उस पर इनकम जनरेट हुई और वो इनकम टैक्सेबल दिखाई गई वाइफ के हाथ में। एओ ने कहा नहीं यार, ये तो वाइफ के हाथ में तो नहीं होगी, अल्टीमेटली मिला तो हस्बैंड से था, तो ये तो क्लब होगी इस प्रोविजन की वजह से। तो एओ ने क्या किया, क्लब कर दिया। एसएससी अपील में चला गया, अपील समझते हैं, हाँ अपील में चला गया। आगे जाते थे कोर्ट तक पहुंच गए, कोर्ट का डिसीजन आया। कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया होगा? कोर्ट ने कहा कि अगर पिन मनी से वो इन्वेस्ट कर रही है और इनकम कमा रही है तो वो क्लब नहीं होगी। तो ये अगला नोट जो है, ऊपर चलते हैं वापस, ये उसी बारे में मैंने लिखा है। इफ सम पिन मनी इज गिवन टू वाइफ बाय हर हस्बैंड, नाइदर द सेविंग्स आउट ऑफ पिन मनी, जो पैसे की बचत कर लेगी ना वो टैक्सेबल होगा, नॉर द इनकम अर्न विद द हेल्प ऑफ सेविंग आउट ऑफ पिन मनी कैन बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ हस्बैंड। क्लियर? तो यहां देखा जाए प्रोविजंस वैसे तो अट्रैक्ट हो ही रहे थे, बट तब भी कोर्ट का ऐतिहासिक जजमेंट है तो हम लोग उसको फॉलो करते हैं। कोई डाउट अगर आपके दिमाग में आता हो? दैट मीन्स अगर आप स्टार्टिंग से चलते हैं, रिवोकेबल ट्रांसफर कर रहे थे या उससे और पहले जाए एसेट ट्रांसफर कर रहे नहीं कर रहे थे और इनकम ट्रांसफर कर रहे थे सेक्शन 60, तो भी आप फंस रहे थे। रिवोकेबल ट्रांसफर कर रहे थे 61, तो भी आप फंस रहे थे। जॉब वाली बात में भी फंस रहे थे। उसके अलावा आपने अभी पढ़ा स्पाउस को ट्रांसफर करते हैं तो भी आप फंस रहे। आपने सोचा यार कोई और तरीका निकाले, आपने इस बार एसेट अपने स्पाउस को ट्रांसफर ना करके अपनी बहू को ट्रांसफर कर, किसके नाम कर दिए? बहू रानी के नाम। किसने? सासू माँ ने कि ससुर जी ने? किसी ने भी, मे भी ससुर जी ने, मे भी सासू माँ। लॉ मेकर कह रहा है बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इनकम हम आप ही के हाथ में टैक्सेबल करेंगे, जिसने भी ट्रांसफर किया है, चाहे मदर इन लॉ हो चाहे फादर इन लॉ हो। पढ़ के देखते हैं, इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ, if the following conditions are satisfied, income from the asset transferred to son's wife shall be taxable in the hands of taxpayer who has transferred the asset. पहला क्या? the asset is transferred to, किसको ट्रांसफर किया हो?
सन्स वाइफ समझ रहे हैं ना, बहू रानी। द एसेट इज ट्रांसफर्ड विदाउट एडवोकेट कंसिडरेशन। यहां एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट क्यों नहीं लिखा? स्पाउस के केस में लिखा था, यहां नहीं लिखा, बहू के केस में कैसे लिखेंगे? समझ गए? हाँ। तीसरा, द एसेट में बी हेल्ड बाय द ट्रांसफर स्पाउस इन द सेम फॉर्म और इन डिफरेंट फॉर्म। तो लॉ मेकर पूरी तरीके से अपना जाल बिछा के रखा हुआ है कि अगर आप जरा से भी गलत हरकतें करेंगे, कहीं से भी आप टैक्स बचाने की कोशिश करेंगे, तो लॉ मेकर आपके सामने आ जाएगा और वो आपको टैक्स बचाने नहीं देने वाला। आगे चले, कोई डाउट आता है यहां तक में? नहीं? ओके। माइनर कौन होता है? बिलो 18। आप लोग माइनर है मेजर है? तो मेजर हो गए। आपने अपना पहला वोट दिया क्या? कुछ लोग दे चुके, कुछ को भी देना है। एक्साइटमेंट होती है पहला वोट देने की? अभी कुछ नहीं कि उम्र ही तो है, बढ़ ही रही है ना? चलो कोई नहीं। देखिए भाई साहब, अगर माइनर को इनकम होती है तो वो इनकम लॉ मेकर कहता है हम मम्मी या पापा या मदर या फादर जिसकी अदर इनकम हायर है उसके हाथ में क्लब करें, जिसकी अदर इनकम हायर। कब क्लबिंग नहीं करेंगे वो भी सुन लो, पूरा सुन लो, फिर पढ़ना बचेगा केवल। अगर माइनर को वो इनकम उसके अपने टैलेंट अपनी नॉलेज की वजह से हो रही है तो क्लबिंग नहीं होती। अपने टैलेंट अपने नॉलेज मतलब जैसे, हाँ माइनर एक्टिंग करता है, नहीं छोटे छोटे टीवी शोज में आते हैं, उनको भी तो पैसा मिलता है। या वो डांस इंडिया डांस और जाने कौन कौन से आजकल कॉमेडी शोज और बच्चे अच्छे आते हैं, इन सबको पैसा मिलता है। ये क्लब नहीं होता। टैक्सेबल होता है माइनर के हाथ में है, हाँ हाँ, माइनर के हाथ में, क्लब नहीं होता। तो अगर आप कोई स्किल या टैलेंट से कमा रहे हैं, क्लबिंग नहीं है। मैनुअल वर्क करके कमा रहे हैं, लेबरी करके, तो भी क्लबिंग नहीं होती। नहीं से चाय की दुकान में छोटू चाय ला, है ना, क्लबिंग नहीं होती, लॉ मेकर ने मना कर रखा। या फिर वो जो माइनर चाइल्ड है वो किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जो सेक्शन 80U में प्रिस्क्राइब्ड है। आपको बीमारी के नाम नहीं याद करने हैं, नाम नहीं लिखे हैं यहाँ पे। लिपॉर्सी क्योर्ड, मेंटल रिटार्डनेस, हियरिंग इंपेयरमेंट, बहुत अलग अलग तरीके की बीमारियां हैं। तो अगर वो किसी ऐसी बीमारी से गुजर रहा है जो सेक्शन 80U में प्रिस्क्राइब्ड है तो भी क्लबिंग नहीं होती, चाहे वो पैसा कैसे भी कमाए हो। इसके अलावा क्लबिंग होती है, किसके हाथ में होती है? मम्मी या पापा जिसकी अदर इनकम हायर हो। अच्छा, और अगर मान लो मम्मी और पापा में केवल एक ही सरवाइव कर रहा है, एक की डेथ हो चुकी है, तो जो सरवाइव कर रहा है उसके हाथ में। और अगर दोनों जिंदा है लेकिन दोनों अलग अलग रहते हैं, सेपरेशन हो चुका है, तो अपने साथ जो बच्चा छीन के ले गया था कि ये मेरा बच्चा है, उसी के हाथ में क्लबिंग होगी। लॉ मेकर कहते हैं सर जब हम क्लबिंग करेंगे तो हम 1500 रुपए पर एनम पर बच्चे की आपको एग्जेम्पशन देंगे। मतलब अगर मान लो माइनर के नाम आपने एफडी कराई, माइनर को ब्याज मिला 10,000 का, तो क्लब होगा, बट 10,000 क्लब नहीं करेंगे, 1500 की छूट दे देंगे सर। कितना क्लब करेंगे? 8500। 1500 की छूट 10,000 में 1500 माइनस कर दे, 8,500, 8500 हम टैक्सेबल करेंगे। बट ये 1500 की छूट ओल्ड रिजीम में देंगे, न्यू रिजीम में नहीं देंगे। और मम्मी पापा अगर दोनों जिंदा नहीं है तो क्लबिंग प्रोविजन सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। मतलब अगर मान लो दादाजी दादा है, दादी है, नाना नानी, कोई वो लोग मेंटेन करते हैं, क्लबिंग नहीं हो। पढ़ के देखते हैं बहुत ध्यान से, क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, और ये सेक्शन याद कर लो, बाकी बीच के अपना याद करो, कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन 64 सबसेक्शन 1A, 64 1A, ऑल इनकम ऑफ ए माइनर
is to be included in the income of his or her parent. However, income derived by the minor from manual work or from any activity involving his skill, talent, specialized knowledge. मान लो इंडिया टीवी में बैठा है, उसको अपना पुनर्जन्म याद आ रहा है तो पिछले जन्म में मेरे चाचा ने मेरा खून किया था, ऐसे दिखाते हैं इंडिया टीवी वगैरह वाले। उसको पैसा मिल रहा है इस बात का, क्लबिंग नहीं होगी। कई लोगों को आपने देख सुना होगा कि उनको याद आता है, सच है कि झूठ है? सच है, ये भी लिखा हुआ है। भगवान कहते हैं कि हम लाखों करोड़ों में कुछ लोगों को ऐसे जानबूझ करके भेजते हैं कि लोगों को ये यकीन हो कि हम हैं। बहुत कम लोगों को होता है, अपने को नहीं। अपने को तो सुबह का क्या खाया है वही नहीं याद रहता है ना। तो खैर, however, the income derived by the minor from manual work or from any activity involving his skill, talent, specialized knowledge or experience will not be included in the income of his parent. The income of the minor will be included in the income of that parent. किसके हाथ में सर? मम्मी पापा। whose total income excluding minor income, या इनकम हटा के बाकी बची हुई जो अदर इनकम है जिसकी ग्रेटर होगी उसके हाथ में क्लबिंग होगी। और यहां पे भी एक बात है, जैसे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट में नहीं होता है कि एक बार जिसके हाथ में क्लबिंग हो गई, वैसे सेम यहाँ पे जैसे इस बार मान लीजिए मम्मी की अदर इनकम ज्यादा थी तो मम्मी के हाथ में क्लबिंग हो गई। अब हर बार मम्मी के हाथ में ही क्लबिंग होगी, भले ही आगे क्यों ना पापा की इनकम हायर। जब तक ये वो नहीं चाहेगा तब तक चेंज नहीं हो सकता। ये बात मैंने यहाँ 4th पॉइंट में लिख दी है। वंस क्लबिंग ऑफ माइनस इनकम इज डन विद दैट ऑफ वन पेरेंट, किसी भी एक के हाथ में अगर क्लब हो गया, इट विल कंटिन्यू टू बी क्लब विद दैट पेरेंट ओनली इन सब्सिक्वेंट ईयर। द असेसिंग ऑफिसर में ईओ के पास पावर है, वो चाहे हाउएवर क्लब कर सकता है माइनर की इनकम विद दैट ऑफ अदर पेरेंट इफ ही आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अगर एक आपको अपनी सफाई के बारे में जो कहना है वो कहने का मौका, सुनने का मौका देने के बाद अगर ही सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी टू डू सो, तो वो चेंज कर सकता है। यहां तक बात समझ में आ गई? और अगर सर दोनों अलग अलग रहते हैं, सेपरेशन है, तो फिर आपने कहा जो मेंटेन करता है बच्चे को, वेयर द मैरिज ऑफ द पेरेंट डज नॉट सबसिस्ट, अलग अलग है, द इनकम ऑफ द माइनर विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ दैट पेरेंट हु मेंटेन्स द माइनर चाइल्ड। लेकिन सर अगर वो माइनर किसी बीमारी से गुजर रहा है, वो बीमारी जो 80U में प्रिस्क्राइब्ड है, तो क्लबिंग नहीं होती बेटा। हाउएवर द इनकम ऑफ द माइनर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 80U shall not be included in the hands of parent but shall be assessed। क्लबिंग नहीं होगी लेकिन टैक्सेबल होगा। किसके हाथ में? चाइल्ड के हाथ में। जैसे एक्टिंग की इनकम, टैलेंट की इनकम भी ऊपर बताई, चाहे बीमारी हो या ना हो, क्लबिंग नहीं होगी लेकिन टैक्सेबल तो होगा ना माइनर के अपने हाथ में। क्या माइनर का पैन बन सकता है? पैन कार्ड होता है ना परमानेंट अकाउंट नंबर, क्या माइनर का पैन बन सकता है? हाँ बन सकता है ना, कोई वो नहीं है। पैदा हुए बच्चे का भी आप पैन कार्ड बनवा सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, इट मे बी नोटेड, आखिरी पॉइंट, दैट द क्लबिंग प्रोविजंस आर अट्रैक्टेड इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ माइनर मैरिड डॉटर। ये बात मैंने क्यों लिखी है सुनो। जब सेक्शन 27 पढ़ाया था डीम्ड ओनरशिप वाला, उसमें पहले पॉइंट में था ना ट्रांसफर टू स्पाउस ऑफ माइनर चाइल्ड, वहां पढ़ाया था कि अगर आप हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, याद है, माइनर को भी कर रहे हो, एडवोकेट कंसिडरेशन नहीं है तो भी ट्रांसफर जो है वो डीम्ड ओनर है। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन था कि अगर वो माइनर मैरिड डॉटर है तो डीम्ड ओनरशिप नहीं अट्रैक्ट होती। बट ये जब आपको पढ़ा रहा हूं 64(1) है, यहां ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है, चाहे वो माइनर मैरिड डॉटर हो, माइनर अनमैरिड डॉटर हो, माइनर मैरिड सन हो, माइनर अनमैरिड सन हो, क्लबिंग प्रोविजन अगर अट्रैक्ट होनी है तो अट्रैक्ट होंगी। समझ में आ गई आपको मेरी बात? आप वो शीट खोल के देखिए घर पे हाउस प्रॉपर्टी वाली, आपको याद आएगा कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। वहां लिखा था माइनर मैरिड डॉटर में डीम्ड ओनरशिप का क्लॉज अट्रैक्ट नहीं होता, यहाँ लिखा है अट्रैक्ट होता है। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट द क्लबिंग प्रोविजंस आर अट्रैक्टेड इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ माइनर मैरिड डॉटर। और सर एग्जामिशन 1500 की आप बता रहे हैं, हाँ जी मैं बता देता हूँ, एग्जामिशन मिलेगी 1500 रुपए पर चाइल्ड पर ईयर, बट केवल ओल्ड रिजीम में है, न्यू रिजीम में नहीं है। एग्जाम में बहुत ज्यादा संभावना होती है माइनर के क्लबिंग का क्वेश्चन आपसे पूछने की, और देख के करिएगा। न्यू रिजीम हो तो 1500 की छूट मत दीजिएगा, ओल्ड रिजीम हो तो छूट देनी ही है, चाहे आपसे बोले या ना बोले।
exemption in respect of clubbed income of minor, section 10 subsection 32, in case of income of individual that is parent includes the income of his minor child. अगर आपकी parent की income में minor की income include हो रही है, क्योंकि section 64 1A attract हो रहा था, and such parent exercises the option of shifting out of the default tax regime, यानी वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से बाहर है, यानी ओल्ड रिजीम में, तो 1500 की एग्जेम्पशन मिलेगी. सच पेरेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू एग्जेम्पशन ऑफ 1500 इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच माइनर चाइल्ड. मतलब अगर 5 माइनर चाइल्ड हैं तो 1500 1500 1500 1500 समझ गए, 500 की 1500 मिला करके नहीं, अलग अलग, ठीक है. हाउएवर अगर माइनर जो है कि इनकम ही 1500 से कम है तो एग्जेम्पशन जो होगी वो 1500 से कम होगी. मान लो इनकम ही 1000 रुपए है माइनर की, तो एग्जेम्पशन कितनी, 1000 रुपए. 1500 या इनकम दोनों में जो कम होगी, 1500 तो ना मिल पाएगी, तो 1000 की एग्जेम्पशन मिल गई, 0 रुपए क्लब. लेकिन अगर 1500 इनकम है तो 1500 की एग्जेम्पशन मिल गई, 0 क्लब. लेकिन अगर 2000 की इनकम है, 1500 की एग्जेम्पशन मिल गई, 500 क्लब. मान लो एक के 2 माइनर बच्चे हैं, माइनर ए, माइनर बी. और माइनर ए की इनकम है 2000 और इसकी इनकम है 1000. टोटल इनकम है 3000. एग्जेम्पशन कितनी होगी, 1500 की कि 3000 की. मतलब क्या कुछ भी अमाउंट टैक्सेबल होगा है, 500 की कुछ नहीं टैक्सेबल होगा. स्वाति मेरा स्कैनर ले आना है टैक्स का जरा. यानी 1500 की छूट आपको यहां मिलेगी और यहां 1500 की नहीं मिल पाएगी, 1000 की मिलेगी. तो टैक्सेबल अमाउंट एग्जेम्पशन के बाद बचता है 500 और 0, यानी 500 टैक्सेबल होगा. और अगर आप न्यू रिजीम चुनते हैं तो पूरा 3000 टैक्सेबल होगा, 2000 इसका 1000 उसका. समझ पा रहे हैं बात को, पक्का? ओके. कोई डाउट, कोई भी मन में सवाल आता हुआ? इसमें आपको एक टैक्स प्लानिंग सिखा देता हूं. अगर आपको टैक्स बचाना है तो इसमें एक तरीका ये होता है कि अगर लेट से अभी आपका बच्चा माइनर है तो आप उसके नाम ट्रांसफर कर दीजिए. उससे आपको अभी कोई तो भला होगा नहीं, क्योंकि इनकम आप ही के हाथ में क्लब होगी. हाँ, ओल्ड रिजीम में जाते तो 1500 की छूट का भला हो जाएगा. बट जैसे ही वो मेजर होगा 18 साल या उससे ज्यादा, वैसे ही अपने आप ये प्रोविजंस क्लबिंग के अट्रैक्ट होना बंद हो जाएंगे. नहीं समझे? आपने अपने माइनर चाइल्ड के नाम एफडी करा दी, ब्याज की इनकम आप ही के हाथ में टैक्सेबल होगी. पर जैसे उसकी एज 18 हो गई, अब उसके हाथ में टैक्सेबल होगी, आपके हाथ में टैक्सेबल. बट कराना तो ये बात उसको बताना नहीं, वो आपको सारी टिप्स देते रहते हैं. उसको कभी बताना नहीं कि आपके पास कितना पैसा है. ज्यादा पैसा दिखा दिया तो आपकी इज्जत नहीं करेगा. ठीक है, हाँ. आगे चलते हैं. अगले 2 टॉपिक छोटे से और बचते हैं, फिर एक क्वेश्चन करेंगे अपन. एक टॉपिक है, हाँ, एक टॉपिक है इनकम फ्रॉम द कन्वर्टेड प्रॉपर्टी. ये क्या है मैं बताता हूं आपको. जैसे एचईएफ का आप सबने नाम सुना हुआ है. एचईएफ के मेंबर्स होते हैं. मान लीजिए एक एचईएफ का मेंबर है, उसके पास अपनी खुद की कोई प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी की जब मैं बात करता हूं तो केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मूवेबल की भी बात कर रहा हूं. अभी जो उसके पास प्रॉपर्टी है वो उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है. उसने वो प्रॉपर्टी अपने एचईएफ के नाम कर दी. उससे जो इनकम आएगी क्या वो एचईएफ के हाथ में टैक्सेबल होगी कि उसी के हाथ में टैक्सेबल होगी? उसी के हाथ में टैक्सेबल होगी. क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होगी. ये बात यहाँ लिखी, बहुत ध्यान से पढ़िएगा. इसको बोलते हैं कन्वर्टेड प्रॉपर्टी, कि आपने अपनी प्रॉपर्टी को फैमिली की प्रॉपर्टी बना ली है, कन्वर्ट कर लिया प्रॉपर्टी को. वेयर एन इंडिविजुअल बीइंग ए मेंबर ऑफ एचयूएफ ट्रांसफर हिज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी टू एचयूएफ. अपनी जो आपने सेल्फ एक्वायर्ड, जो खुद खरीदी थी प्रॉपर्टी,
वो ट्रांसफर कर दी, किसको ट्रांसफर कर दी है? HUF को ट्रांसफर कर दी है। ऐसी प्रॉपर्टी कहलाती है आपकी कौन सी? कन्वर्टेड प्रॉपर्टी। एंड द इनकम ड्राइव फ्रॉम द कन्वर्टेड प्रॉपर्टी शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ। इजी है। हाँ पूछिए। अगर एडवोकेट कंसिडरेशन पे करी हो या ना पे करी हो, ऐसा तो कुछ यहाँ लिखा ही नहीं तब भी। और इस पे एक बात और बताएं जल्दी, इस वाले पॉइंट पे नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है? एक आखिरी, अपने आप पढ़िए समझिए, 2 लाइनें लिखी हैं। ये क्या पॉइंट लिखा है? फॉर रिकवरी देयर इज ड्यूअल लायबिलिटी फॉर टैक्स। देखिए क्लबिंग की प्रोविजंस आपने देखा अट्रैक्ट हो रही है जगह जगह। सपोज करिए आपने रिवोकेबल ट्रांसफर कर दिया, कोई भी मतलब किसी भी केस में हो सकता है, मान लो कि एक केस उठा लेते हैं, आपने रिवोकेबल ट्रांसफर कर दिया एसेट का किसी के नाम पे, आपने अपने फ्रेंड के नाम पे। आपको एक एग्जांपल दिखाया था मनीष और राज वाला। मनीष ने क्या किया? राज के नाम पे इनकम ट्रांसफर कर दी केवल, या मान लो रिवोकेबल ट्रांसफर कर भी दिया। अब ऐसे में भी टैक्सेबिलिटी किसके हाथ में अट्रैक्ट हो रही है? मनीष के हाथ में। अब हुआ ये कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स मांगेगा मनीष से। अब अगर मनीष मान लो भाग गया, या मनीष इस हालत में नहीं कि वो टैक्स दे पाए, या उसके पास कुछ बचा ही नहीं, या वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने राज से टैक्स मांगा कि भैया टैक्स दो, इनकम तो तुमको मिली है ना, टैक्स दो। राज ने कहा हम क्यों टैक्स दे, लॉ में लिखा है कि हमारे हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी, ये मनीष का, तो मनीष ले लो, हमसे क्या लेना देना। यानी अपने ही जाल में कहीं अगर ना फंस जाए, इसलिए लॉ मेकर ने एक अपने बचाव के लिए पॉइंट डाल रखा है कि टैक्स की रिकवरी के लिए डुअल टैक्स लायबिलिटी है। टैक्स की रिकवरी के लिए प्राइमरी लायबिलिटी तो मनीष की है, लेकिन अगर वो मनीष से नहीं वसूल पाए तो राज से भी वसूला जा सकता है। जो ट्रांसफरी है वो ये नहीं कह सकता कि सर क्लब तो उसके हाथ में हो रही है तो टैक्सेबल उसके हाथ में हो रही है, तो टैक्स वही देगा, हम नहीं देंगे। क्लब उसके हाथ में हो रही, टैक्सेबल उसी के हाथ में हो रही, टैक्स भी वही देगा, बट एक क्लॉज डाला है कि अगर उससे नहीं ले पाए तो आपसे ले सकते हैं। पढ़ के देखिए, फॉर रिकवरी देयर इज डुअल लायबिलिटी फॉर टैक्स, द टैक्स ऑन द इनकम ऑफ द अदर पर्सन which has been included in the income of the assessee can either be recovered from the assessee जिसके हाथ में जोड़ा गया, या फ्रॉम अदर पर्सन, यानी दोनों में से किसी से भी ले सकते हैं। तो कुल मिला के आमतौर पे ये पॉइंट प्रैक्टिकली तब आता है इनटू पिक्चर जब वो सामने वाले से नहीं वसूल पा रहे होते हैं ट्रांसफर से, और उससे वसूल ले रहे होते हैं, तो इस पॉइंट का कोई लेना देना नहीं। अब मैं आपको क्लबिंग का, देखो इंटरेस्टिंग था ना, छोटा सा था, क्लबिंग का एक क्वेश्चन कराता हूं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का ही आया हुआ क्वेश्चन है, ये दिसंबर 2023 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये हमने आपके इंस्टीट्यूट के गाइडलाइन आंसर खोले हुए हैं दिसंबर 2023 का। तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको मिल जाएगा, है ना, कि नोट करोगे, मिल जाएगा ना क्वेश्चन। बहुत ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर का क्लबिंग के ऊपर क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। गीत एंड जीत आर 2 माइनर सन्स ऑफ राघव एंड रिया। कह रहा है 2 हैं हस्बैंड वाइफ, एक राघव है एक रिया है, और इनके 2 माइनर बच्चे हैं। माइनर बच्चों का नाम है गीत और जीत। बिजनेस इनकम ऑफ राघव इज ₹3,40,000। राघव जी बिजनेस करते हैं, इनकी पीजीबीपी की इनकम आती है 3,40,000। एंड सैलरी इनकम कंप्यूटेड ऑफ रिया इज 2,50,000। रिया जॉब करती होंगी कहीं पे, और रिया को 2.5 लाख रुपए की सैलरी इनकम है। कंप्यूटेड वर्ड लिखा है ना ब्रैकेट में, इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब होता है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो देनी थी वो सब देने के बाद ये है। आप अलग से ना देना कि आपने सोचा सैलरी है तो सैलरी एड में आपको सर ने पढ़ाया है ओल्ड रिजीम में 50,000 की, नई रिजीम में 75, कह रहा नहीं नहीं वो कर दिया, कंप्यूटेड वर्ड यूज किया। अब आगे देखते, इनकम ऑफ गीत एंड जीत फ्रॉम स्टेज एक्टिंग इज ₹60,000 एंड ₹70,000 रिस्पेक्टिवली। गीत की और जीत की स्टेज की एक्टिंग से, एक्टिंग करने से इनकम आती है 60,000 गीत कमाते हैं,
और 70,000 जीत कमाते हैं। जरा बताइए ये क्लब होगी या नो? ये क्लब नहीं होगी, क्योंकि ये आपके अपने स्किल, आपके टैलेंट की वजह से है। तो ये ना मम्मी के हाथ में क्लब होगी ना पापा के हाथ में क्लब होगी, ये इन्हीं के हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में टैक्सेबल होगी। जीत के हाथ में 60,000 और जीत के हाथ में 70,000। बिसाइड्स, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट ऑफ गीत एंड जीत, डिपॉजिट वॉज मेड आउट ऑफ इनकम फ्रॉम एक्टिंग। एक्टिंग करके जो पैसा कमाया था ना, तो इन्होंने क्या किया, इस पैसे की एफडी करा दी, कंपनी में जमा कर दिया, कहीं पे डिपॉजिट कर दिया, उससे ब्याज मिला 40,000 और 1,000 रिस्पेक्टिवली। ये ब्याज की इनकम है, ये टैक्सेबल होगी कि मतलब क्लब होगी कि नहीं? एक्टिंग से जो इनकम मिली बिल्कुल क्लब नहीं होगी। उसी पैसे को इन्वेस्ट कर दिया गया, एफडी बना दी गई या कुछ भी, उससे ब्याज मिला, ये क्लब होगा। ये आपके स्किल से नहीं आया, समझ रहे हैं आप? ये नहीं पिक्चर में लगाएंगे कि हमने एक्टिंग करी तभी तो ये मिला, तभी तो इसको जमा नहीं था। ये क्लब होने वाला, लॉ में इसका कोई मनाही नहीं है। क्लब होगा 40,000 भी, 1,000 भी, लेकिन 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 राघव के हाथ में क्लब करेंगे कि रिया के हाथ में? पिताजी के हाथ में कि माता जी के हाथ में? जिसकी इनकम ज्यादा है वो ऊपर ही लिखा है पहली लाइन में, किसकी इनकम ज्यादा है? राघव की पीजीपी की इनकम ज्यादा है, 3,40,000 इनकी सैलरी की इनकम है, कम है। और राघव के हाथ में तो जो गीत का है 40,000, ये पूरा 40,000 क्लब होगा। ओल्ड रिजीम में अगर ये है तो 1,500 की छूट मिलेगी, 38,500, और जीत का 0, क्योंकि 1,500 की छूट। गीत एंड जीत हैव आल्सो रिसीव्ड फॉलोइंग बर्थडे गिफ्ट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 22। कह रहे इन दोनों को बर्थडे में भी गिफ्ट मिले हैं। बड़े खुश किस्मत लोग हैं भैया। देखते हैं क्या क्या मिला है। ऑन 20th August 2022, गिफ्ट रिसीव्ड बाई जीत फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर ऑफ ₹75,000। मैं आपको जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पढ़ाऊंगा ना, तब आपको वहां पे पढ़ाऊंगा कि अगर गिफ्ट मिलता है, अभी ब्रीफ बता रहा हूं, बाकी वो डिटेल में पढ़ाऊंगा, कि अगर गिफ्ट मिलता है 50,000 से ज्यादा, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। मतलब एक तो एम्प्लॉयर वाला मिलता है, वो तो सैलरी रेट में पढ़ा ही चुका हूं, 5,000 तक की छूट। इसके अलावा किसी और से मिलता है 50,000 तक मिलता है पूरे साल में, टैक्सेबल नहीं होता। 50,000 से ज्यादा मिलता है टैक्सेबल होता है, बट अगर रिलेटिव से मिलता है तो टैक्सेबल नहीं होता। ये सब आपको मैं डिटेल में, और भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अभी के लिए मैं समझाता जा रहा हूं आपको। जीत को दादाजी ने 75,000 रुपए का गिफ्ट दिया है। दादाजी रिलेटिव होते, वहां मैं पढ़ाऊंगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, जब रिलेटिव की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा वहां पढ़ाऊंगा कि दादाजी भी रिश्तेदार होते हैं, और रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं होता। तो ये 75,000 किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, ना दादाजी के हाथ में, ना पोते के हाथ में, किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होने वाला। 14th November 2022, गिफ्ट रिसीव्ड बाई गीत of ₹60,000 from Riya's friend and 80,000 from Riya's sister। कह रहे हैं साहब गीत को 60,000 रुपए गिफ्ट मिला रिया की फ्रेंड से। रिया मतलब मम्मी की सहेली से। मम्मी की सहेली आपकी रिलेटिव नहीं होती है, तो ये 60,000 टैक्सेबल होगा, क्लब होगा, क्लबिंग होगी। और किसके हाथ में होगी? अगेन हम सारी क्लबिंग राघव के हाथ में करेंगे, क्योंकि राघव की अदर इनकम ज्यादा थी, तो 60,000 ये क्लब होने वाला है। साथ में 80,000 रुपए मौसी से गिफ्ट मिला है। मौसी कहां लिखा है यहाँ, समझ पा रहे हैं आप? मौसी की भी आपको वहां पढ़ाऊंगा, याद रखना कि रिलेटिव होती है, याद ना भी रखोगे तो लिखा है मेरे नोट्स में। तो ये रिलेटिव से मिला है 80,000, ये टैक्सेबल ही नहीं होगा। तो ये 80,000 और 75,000 दादाजी वाला, ये टैक्सेबल ही नहीं होगा, बात ही खत्म हो गई। हाँ, ये 60,000 पूरा भाई, 1,500 की छूट जो है एक ही बार तो देंगे। गीत के ऊपर 40,000 में छूट दे तो थी, हर इनकम से 1,500 की छूट नहीं है। आप समझ पा रही हैं बात को? गिफ्ट में 50,000 से ऊपर अगर गिफ्ट मिलता है तो पूरा टैक्सेबल होता है। मतलब अगर किसी ने 50,000 या उससे कम दिया तो कुछ नहीं टैक्सेबल। किसी ने 51,000 गिफ्ट दे दिया कि शुभ फिगर कर देते हैं, तो 1,000 टैक्सेबल नहीं होता, पूरा 51,000। ये भी आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? हाँ, तो 60,000 ये टैक्सेबल होने वाला है। अब करना क्या था सर? टोटल इनकम निकालनी थी राघव की, रिया की, जीत की, गीत की, जो भी है, और दी असेसमेंट ईयर 23-24, एज्यूमिंग कि राघव, रिया और जीत तो जो है डज नॉट ऑफ टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 115 बीएससी में नहीं पे करते, मतलब न्यू रिजीम में नहीं पे करते, ओल्ड में पे करते। इनकम निकालनी, एग्जाम में ये भी पढ़ के करना कि क्या निकालना है, टैक्स नहीं निकालने के लिए पूछ रहा है। जब जो पूछे वो ही निकाल के दिखाना, अगर टैक्स पूछे तो ही बताना, टैक्स ना पूछे तो। हाँ, तो एक बार आपने सब ओरली तो निकाल लिया, अब लिख करके एक बार कैलकुलेट कर लीजिए। मेरा पेन कहाँ है? हाँ,
एक बार लिख के भी जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर से मेरी हेल्प करो। मैं सबका नाम लिख देता हूं यहाँ पे, राघव, या इधर लिखूं क्या? चलो इधर लिखता हूँ, है ना। फिर नीचे इनका आंसर एक बार टैली करेंगे। राघव, और कौन था? रिया है, और कौन है? गीत है, और कौन है? जीत है। ठीक है। पहली बात तो पीजीबीपी की इनकम जो है, पर्टिकुलर्स का एक कॉलम बना लिया, ऊपर हेडिंग हेडिंग प्यार से सब डलवा देंगे। पीजीबीपी की इनकम राघव की है, कितनी थी? 3,40,000। बाकी इनकी कोई पीजीबीपी की इनकम तो है नहीं, तो ये सब डंडा डंडा डंडा। ठीक है। उसके बाद सैलरी की इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरी। और माता जी की इनकम कितनी है भैया? 2,50,000 माता जी की इनकम है। कंप्यूटेड वर्ड का मतलब होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो चुकी है। अच्छा, माता जी की इनकम के बाद अब आपने कहा था आईफॉस की इनकम आ रही स्टेज की एक्टिंग से 60,000, गीत को 70,000, जीत को 60,000, 70,000 अपने खुद के हाथ में टैक्सेबल होगा। ये क्लब नहीं होगा क्योंकि ये अपने टैलेंट की वजह से मिला है। फिर एफडी की इनकम भी अदर सोर्सेज में ही टैक्सेबल होती है। एफडी की ब्याज, लेकिन वो क्लब होगा। एफडी का ब्याज 38,500 राघव के हाथ में टैक्सेबल होगा। 38,500 कैसे आया था सर? ऐसे बेटा, 40,000 में 1,500 की छूट दी तो 38,500 हो गया, और 1,000 ये टैक्सेबल होना नहीं है क्योंकि 1,500 की छूट मिली। फिर उसके बाद दादाजी का गिफ्ट टैक्सेबल नहीं था, मौसी का गिफ्ट टैक्सेबल नहीं था, लेकिन ये जो रिया की सहेली थी, इनका गिफ्ट 60,000 का ये टैक्सेबल है क्योंकि 50,000 से ज्यादा का है। तो सर किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? राघव जी, पिताजी के हाथ में क्लब होगा। ये भी आईफॉस में ही क्लब होता है। कितना है सर? 60,000। और कोई इनकम तो शायद थी नहीं, और कुछ बच तो नहीं रहा। और कुछ नहीं बच रहा, बस अब आप टोटल कर दो। सबकी इनकम पूछ रहा, सबकी इनकम आ जाएगी। टोटल करो। 3,40,000 प्लस 38,500 प्लस 60,000, 4,38,500 राघव की आ गई। अब इनके आंसर से टैली कर लेंगे। 2.5 लाख इसकी है, 60,000 इसकी है, और 70,000 इसकी है कि नहीं? एक बार अब इनका आंसर देखते हैं। इनका गाइडलाइन आंसर इंस्टीट्यूट ने क्या दिया है, कहाँ दिया है? ये दिया है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राघव, मिसेस रिया और माइनर सन गीत एंड जीत फॉर असेसमेंट ईयर, जो भी है पर्टिकुलर्स, राघव, रिया, गीत, जीत। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एक हेडिंग बना के उसके अंदर ये डाल दी क्योंकि सारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की थी। स्टेज एक्टिंग दोनों में अपने अपने में डाला। कंपनी डिपॉजिट 38,500 ब्रैकेट में लिख दिया टू बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ राघव आफ्टर एग्जीबिशन ऑफ 1,500। फिर कंपनी डिपॉजिट जो जीत का था वो लिख करके डैश लिखा, आपको भी लिख के दिखाना तो पड़ेगा ही, ठीक है ना। माइनर को क्योंकि 1,500 की छूट है। दादाजी रिलेटिव होते, रिलेटिव का गिफ्ट लिख के टैक्सेबल नहीं किया। फ्रेंड रिलेटिव नहीं होती तो वो टैक्सेबल किया है, और फिर मौसी रिलेटिव है, टैक्सेबल नहीं किया। टोटल आपका भी सही आया था, चक्कर में यही आया। तो हो सकता है क्लबिंग का आपके साथ फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आ जाए, और अगर आ जाता है और पढ़ के जा रहे हैं आप, तो क्लबिंग के क्वेश्चंस इजी होते हैं और अच्छे नंबर आपको दिला सकते हैं। हाँ, अब आपका कोई डाउट या किसी का कोई भी चीज पूछनी हो किसी को? क्लियर है? चलो फिर आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।